ख्याल है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है। आप देख रहे हैं खरा सच। आपको जो मैं आज होशरुबा करप्शन की दास्तान सुनाने जा रहा हूं, आपके होश उड़ा देगी कि हमारे हुक्मरान कितने ज्यादा करप्ट हो सकते हैं। हर रोज हमें जब पता चलता है इनकी कोई ना कोई कारनामा, इनकी कोई ना कोई कार्रवाई, तो इंसान ये सोचता है कि इन्होंने कब्र में लेके जाने अपने पैसे, आगे जाके रिश्वत देनी है, नाउज़ुबिल्लाह क्या करना है इतने रकम का। अगर रोजाना ये हमारे हुक्मरान अब इतना खा चुके हैं कि रोजाना ये 3 करोड़ रुपया यौमिया अगर खर्च करें तो कम से कम 350 साल इनकी नस्लें जो हैं वो बगैर कुछ काम किए, बगैर कुछ किए, वो 3 करोड़ रुपया यौमिया जो है वो खर्च कर सकते हैं। करप्शन का ये आलम है। और कराची इलेक्ट्रिक कंपनी ने हद कर दी। हजारों मिलियन रुपए जो हैं वो खुर्द-बुर्द कर लिए, आवाम से ले लिए और आगे नहीं दिए। ना उनके ऊपर टैक्स दिया गया, ना वो नेशनल एक्सचेकर को दिए गए, और कहा यह गया कि हमें डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस हो रहे हैं। आज हमारे पास एविडेंस है, आपको हम प्रूफ दिखाएंगे कि किस तरह से हजारों मिलियन रुपए, कई हजार मिलियन रुपए कराची इलेक्ट्रिक कंपनी जो है वो हड़प कर रही है, और उसके अंदर कौन कौन शामिल है। और जब आपको पता चलेगा कि पीछे कोई इंडियन कंपनी है जिसको कराची की तमाम तांबे की, कॉपर की तारें जो हैं उतार के वो दे दी गई, बेच दी गई, और यहाँ इंफीरियर तारें लगा दी गई, और यानी तो आप बिल्कुल और परेशान हो जाएंगे। कुंडों के ऊपर बकायदा पैसे लिए जा रहे हैं। जिसने भी कराची में कुंडा लगाया हुआ है, आपको मैं अब बिल्कुल हतमी तौर पे बता रहा हूं, वो गैर कानूनी नहीं है, कोई नहीं गैर कानूनी। उसकी वजह है कि वो बाकायदगी से बिल दे रहे हैं। बिल की नौयत फर्क है, वो क्या है वो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूं। लेकिन आज आपको एक और मैं ब्रेकिंग न्यूज कल जो हमने दी थी कि पंजाब हुकूमत खास तौर पे और वफाकी हुकूमत इन जनरल टोटली फेल हो गई है और कोलैप्स कर गई है तालीमी इदारों की सिक्योरिटी के मसले के ऊपर। और आज भी पंजाब के अंदर 50 से ज्यादा इंस्टीट्यूशंस को बंद कर दिया गया, ये कह के कि इनके अंदर इन्होंने दहशतगर्दों से बचने के लिए इंतजामात नहीं किए। जनाब वजीर आला पंजाब साहब मियां शहबाज शरीफ, जागें, होश करें, देखें। सिक्योरिटी प्रोवाइड करना इन तालीमी इदारों का काम नहीं है, वो आपका काम है। जनाब आप फेल हो रहे हैं, आपकी हुकूमत फेल हो गई है। आप दहशतगर्दों को अपनी जेबों में रख रहे हैं, अपनी गोद में बिठा रहे हैं। आप उनके पनाह गजीन बने हुए हैं, जो दाइश को ज्वाइन करते हैं, जो आईसिस की हिमायत करते हैं। अलल ऐलान वो हमारे दरमियान फिर रहे हैं, और आपके अपना जो है ना वो आप टस से मस्त नहीं हो सकते। आपकी हिम्मत नहीं है कि उनका नाम लेके आप कह सकें कि ये दहशतगर्द है और इनको नहीं छोड़ना। चौधरी निसार की और खुर्शीद शाह की जो आज तड़बड़ हुई, मैं आपको बताऊं कि चौधरी निसार जो है उसमें उनका मौकफ मेरी नजर में, मैं अपनी राय दे रहा हूं, बिल्कुल वो बिल्कुल सही है। और चौधरी निसार का यह कहना कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने करप्शन की, और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने कहा कि अगर मेरी करप्शन को साबित कर दे तो मैं सियासत छोड़ देता हूं। तो खुर्शीद शाह साहब, करा सच हाजिर है, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, आपकी करप्शन साबित करते हैं। आपने पिछले 32 साल में कितनी करप्शन की, और कैसे आप एक मीटर से बड़ा मीटर और उसके बाद ऑपोजिशन लीडर आप बन गए। जब हमने प्रोग्राम भी किया, खरा सच ही किया, और आपको मीटर शाह का टाइटल दिया था, याद करें। आप एक इतना सा एक लफ्ज के ऊपर भी आपने एहतजाज नहीं किया, एतराज नहीं किया, इनकार नहीं किया, और आपने यानी हमारी नजर में उसको तस्लीम किया। जिस दिन आप चाहेंगे, मेरा आपको चैलेंज है, मैं आपको वो सारी रिपोर्ट, सारी प्रेजेंटेशन खुर्शीद शाह साहब दोबारा दिखा दूंगा। और अगर इतनी दूध के धुले हुए होते तो कायम अली शाह को यह बयान ना देना पड़ता, या सिंध असेंबली को यह बयान ना देना पड़ता कि असेंबली के मेंबरान को पकड़ने से पहले स्पीकर से परमिशन लेना जरूरी है। क्यों डॉक्टर आसिम के ऊपर ये सब तकलीफें हो रही हैं? डॉक्टर आसिम सही है या डॉक्टर आसिम गलत है, मुझे इसका पता नहीं है। इसका फैसला तो अदालत ने करना है, किसी आला अदालत ने। लेकिन ये मीडिया पे लड़ाई नहीं होनी चाहिए। अदालत में आके एविडेंस दे कि उनके खिलाफ जो एविडेंस है वो सही नहीं है। अदालत में जाके एविडेंस होना चाहिए कि वो मुजरिम है कि नहीं है। इस बात से हम बिल्कुल एग्री करते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको बताऊं कि कराची इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन ने अरबों रुपए की करप्शन कर ली, ये आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। मेरे मेहमान है राना अजीम, सदर है पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के, हमारे यानी जो एसोसिएशन है पाकिस्तान में जर्नलिस्ट की, उसके ये रोए रवा हैं। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं मेरे बड़े मोहतरम दोस्त हैं, छोटे भाई हैं, जनाब फैसल रजा आबदी साहब और सेनेटर फैसल रजा आबदी। कल भी आपने इनको हमारे शो में देखा था। मैं सबसे पहले वेरी क्विकली, चौधरी निसार साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, खुर्शीद शाह साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये हो क्या रहा है इस मुल्क में? चौधरी निसार सच बोल रहे हैं। बात यह है कि उसने तो दो चीजें कही।
आप ये देखें चौधरी निसार ने दोनों चीज़ें बात हुई। एक उसने हकीकत बयान की खुर्शीद शाह की, दूसरी उसने पंजाब हुकूमत के मतलब वाज़े कह दिया कि अगर पंजाब हुकूमत तलीमी इदारे बंद करके अब बंद कर रही है, उस पहले वाले वाक़े के बाद भी आज तक अगर 1 साल 3 माह में सिक्योरिटी के इंतजाम नहीं हो सके तो ये 10 दिन में सिक्योरिटी के इंतजाम कहाँ हो जाने हैं। और उसने वाज़े कहा कि पंजाब हुकूमत के इस फैसले के मैं खिलाफ हूँ। देखें वो एक सच्चा आदमी है, बिल्कुल किरण मुबशर साहब अगर पंजाब हुकूमत की बारी आती है तो उस पर बात करता है, अगर खुर्शीद शाह की आती है तो उस पर बात करता है। चले जाए सखर सारा। मैं आता हूं। मैं राना साहब मुझे बताया जा रहा है कि टेक्निकल सिग्नल्स की प्रॉब्लम हो रही है, हमें 2-3 मिनट लगेंगे दोबारा रिकनेक्ट करने में। मैं ब्रेक से जब आऊंगा तो फैसल रज़ा आब्दी भी हमारे साथ है, राना अजीम भी हमारे साथ हैं और आपको बताएंगे कि ये लड़ाई क्या हो रही है खुर्शीद शाह साहब की और जनाब चौधरी निसार अली खान साहब की। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन के अंदर बिलियंस के घपले, उसका एविडेंस आपको दूंगा एक ब्रेक के बाद। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। राना अजीम और सेनेटर फैसल रज़ा आब्दी, अगर आप दोनों मुझे साहिबान इजाजत दें तो मैं 3 मिनट में आपको और नाजरीन को समझा दूं कि हमारे वजीर आजम ने कितना बड़ा झूठ बोला और किस तरह से बराबर वो झूठ बोल रहे हैं और यानी इंडस्ट्री की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। हालत यह है कि पाकिस्तान में 1 साल के अंदर 471 फैक्ट्रीज जो हैं, 471 फैक्ट्रीज 1 साल के अंदर बंद हो गई हैं, वो जीरो हो गई हैं। क्यों? उसकी बड़ी वजह है। उसकी वजह यह है कि जब $100 का फ्यूल आ रहा था, $100 की बैरल आ रही थी फ्यूल, तो उस वक्त भी आपको 15 रुपए की बिजली मिल रही थी। और जब $30 की यानी बैरल हो गई है तो तब भी आपको 15 रुपए की मिल रही है। अब नेपरा ने अनाउंसमेंट की दिसंबर के अंदर कि जी हम इसमें जो है ना आपको छूट दे रहे हैं लोगों को और हम ₹2.86 की इसमें छूट देंगे, ₹2.86 की इसमें हम छूट देंगे ताकि आप लोग जो है ना कंपेरेटिव हो जाए। उसके बाद वजीर आजम ने आके वहां पे खिताब किया तमाम इंडस्ट्रियलिस्ट वगैरह से सबसे, और वो उस मीटिंग में उनका नहीं 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 ये नहीं, अब मैं 3 रुपए मजीद छूट दूंगा ताकि 9 रुपए जो रीजन में है, 9 रुपए जो कंपेरेटिव रेट है यूनिट का, ये उसके मुकाबले में आ जाए। आज इस वक्त थोड़ी देर पहले ईसी की मीटिंग के बाद अब उसका नोटिफिकेशन आ गया है कि कुल वो ₹2.86 और वजीर आजम की दिए हुए बता के उसको 3 रुपए कर रहे हैं। यानी वजीर आजम ने 3 रुपए का कह के 16 पैसे, नहीं 16 नहीं सॉरी, हाँ 16 पैसे की आपको मुराद दे दी है उन्होंने। मुबारक हो पाकिस्तान, वजीर आजम ने आपको आज 16 पैसे बख्श दिए हैं उन्होंने। खुद $16 बिलियन है उनके पास पाकिस्तान के, या 6 बिलियन है मुझे तो नहीं पता, लेकिन आपको और हमें उन्होंने 16 पैसे की बख्शिश और खैरात दे दी है ताकि मजीद बाकी फैक्ट्रियां बंद करते रहे। अरबों की करप्शन हो और खामोशी हो, ये क्या वजह है? आपको बताऊं कि बेनजीर भुट्टो ने कराची इलेक्ट्रिक की निजकारी का जब आगाज किया तो ये एमसीबी यानी मियां मंशा साहब जो थे उनके जो उन्होंने जो आलू खरीदे थे एमसीबी की शक्ल में, क्योंकि आलू के दामों पे लिया था ना उन्होंने, वो फसलें जितने दामों पे होती हैं उसी तरह उनको मिल गया था। उस तरह इसके 71% शेयर 16 अरब रुपए में एक अरब कंपनी को बेच दिए गए। एक अरबी कंपनी को 16 अरब रुपए में इसके 71% शेयर्स के इलेक्ट्रिक के बेच दिए गए। दोबारा जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई 2008 में तो के इलेक्ट्रिक का 2005 में एग्रीमेंट जो था उसकी तरमीम की गई और के इलेक्ट्रिक को दोबारा भारी रियायत दी गई और 13 बिलियन का उस पर जो एक यानी देना था उन्होंने उसको राइट ऑफ कर दिया और 650 मेगावाट बिजली को मार्जिनल कीमत पर फरोख्त करने के लिए राजी हुए, जिसपे हुकूमत को 1 साल के अंदर 68 बिलियन रुपीस का नुकसान हो गया, सिर्फ 1 साल में। फिर कंपनी पर ये इल्जाम लगे कि के इलेक्ट्रिक के 1200 किलोमीटर लंबे और लाखों टन वजनी तांबे के तार हटाकर उनकी जगह एल्युमिनियम के सस्ते तार लगा दिए गए। वो तांबे के तार इंडिया की एक कंपनी को दे दिए गए, इंडिया की एक कंपनी को माइंड यू दे दिए गए। एल्युमिनियम की तारों की वजह से 4 से 5 घंटे की लोड शेडिंग जो है वो वैसे ही जरूरी है, वरना तारे जल जाएंगे। वो इंफीरियर है, हाई टेंशन वायर्स वो लोड नहीं ले सकती, उसके लिए कॉपर वायर चाहिए, लेकिन वो तो बेच दी, वो तो दे दी इंडिया को। तो अब के इलेक्ट्रिक ने
जब ये वायर्स रिप्लेस की तो उसमें मिनिमम लोड शेडिंग जो है वो 4 to 5 आवर्स की कराची में होनी गई, वरना तारें पिघल जाएंगी, खासतौर गर्मियों में। अब ये मुसलसल ट्रिप होती हैं, इसलिए हर 2-3 मिनट बाद जो है उसको ट्रिप करते हैं, फिर उसको एडजस्ट करते हैं, और बिल जो है वो इस रफ्तार से आ रहे हैं कि कराची वालों की कमर टूट गई है। लेकिन हो क्या रहा है, हर साल हमें फिगर दिए जाते हैं कि जनाब कराची में कुंडे लगा के 32 बिलियन रुपए सालाना का नुकसान किया जा रहा है। इस बारी जब मैं कराची होके आया और हमने वहां पे दौरे किए, कुछ जगहों को देखा जहां पे कुंडे भी लगे हुए थे, तो पता चला कि वो कुंडा लगाने वाले वो गरीब जरूर है लेकिन इज्जतदार है और पाकिस्तानी है, और वो बिल बाकायदगी से अदा करते रहे। मेरे पास उनके बिल्स की कॉपी है। मैं आपको सिर्फ अफगान बस्ती का बताता हूं कि अफगान बस्ती कराची इलेक्ट्रिक के एक सर्वे के मुताबिक 40 करोड़ रुपए की नादहिंदा है। यहां पर 500 दुकानें और 2 फैक्ट्रियां और 3000 घर हैं, और तकरीबन 3502 बिजली इस्तेमाल करने वाले लोग हैं, सारिफ है। 1805 किलोवाट का लोड यहां दिया जाता है, और 3.5 लाख यूनिट यहां पे इस्तेमाल होते हैं। यहां पर बिजली के बिलों पे 2 तरह के अकाउंट होते हैं, एक है बीएल और एक है एचसी, यानी बल्क कनेक्शंस, जिसकी नेपरा ने इजाजत नहीं दी है लेकिन दिए जा रहे हैं। इनके बिलों के ऊपर लिखा हुआ है बीएल, बल्क कनेक्शन, और उसके बाद एरिया में बीएल कनेक्शन है, वहां प्राइवेट लोगों से पैसे इकट्ठे करा के वो जमा करवाए जाते हैं। और पे हुक कनेक्शंस, यानी कांटे लगा के कि ये भी गैर कानूनी, जिन कुंडों ने लोगों ने लगाए उनसे 500-500 या 1000 रुपया लेते हैं, लेकिन हुकूमत को बताया जाता है कि बिजली चोरी हो रही है, लाइन लॉसेस हो रहे हैं। हो ये रहा है कि मेरे पास वो बिल्स हैं कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन के जो अफगान बस्ती से 4.5 करोड़ रुपया एक मद में, 3.5 करोड़ रुपया एक महीने के अंदर, वो सारे कलेक्ट हो रहे हैं, लेकिन ये गवर्नमेंट को आगे नहीं जा रहे। अरबों रुपए की बिजली खुद कराची इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन जो है वो चोरी कर रही है, हर रोज वहां पे टैक्स चोरी कर रही है। सेनेटर फैसल रजा अब्दी, अगर मैंने कोई बात गलत की है तो प्लीज अवाम के सामने आप मेरी तस्दीक करें और मुझे बताएं। नहीं जी, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया इस अहम तरीन टॉपिक पे आपकी गुफ्तगू का और इस प्रोग्राम का, क्योंकि हर कोई हिम्मत नहीं कर पा रहा पाकिस्तान में सिवाय आपके। और मैं आपको बताऊं कि पिछले साल 4000 जानें जो हैं वो जाया हुई इसके इलेक्ट्रिक की वजह से। और आपने एक अमेंडमेंट एग्रीमेंट पढ़ा, और ये एग्रीमेंट का अगर आप पहला पेज खोलेंगे तो उस पर लिखा है, द कंपनी अंडरटेक्स द जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ पाकिस्तान। ये बनाएंगे, ये बिजली प्रोवाइड करेंगे और ये उसको हासिल करेंगे, लेकिन ये किसी तौर भी पाकिस्तान के इस KESC के एसेट के मालिक नहीं है। उसके बावजूद जिस तरह आपने कहा कि ये एल्युमिनियम के तार पूरे कराची के अंदर लगा दिए गए, और 800 अरब रुपए मालियत के, ये मैं मालियत आपको बता रहा हूं 2012 की, जब का सदर था और मैंने ये रिक्वेजिशन जमा कराई थी कि कराची से तांबे के तार चुराए जा रहे हैं। उस वक्त तांबा 495 रुपए पर केजी था, जबकि आज 1200-1250 रुपए केजी चल रहा है। तो ये कुल मालियत 1300 अरब की इजाफी है। आपने अफगान कूची कैंप की बात बताई। मुबशिर भाई, मैं एज अ पाकिस्तानी आज पूरे पाकिस्तानी कौम से सवाल करता हूं कि अगर 100 एकड़ पर मुश्तमिल सोसाइटी जो बिल देती है, जिसका पैसा पाकिस्तान के खजाने में जाता है, उसका औसत बिल जो है जिसमें 1200 घर हैं वो है 4 करोड़ रुपए, जबकि अफगान कूची कैंप जो है ये टोटल जिसमें 3200 घर हैं ये देता है 10 लाख रुपए, और ये टोटल जो अमाउंट है इनका ये 4 अरब 42 करोड़ रुपए है पिछले 9 साल का। और इसके अंदर इन्होंने किस्तें की हैं, जिस किस्त का बिल आपने दिखाया 4 करोड़ रुपए, और ये टोटल जमा करते हैं 20 से 25 लाख रुपए। तो हर औसत घर को बिल जो जा रहा है वो जा रहा है 300 रुपए। तीसरा सबसे अहम तरीन चीज कि 800 मेगावाट और 600 मेगावाट विफाक के इलेक्ट्रिक को बिजली प्रोवाइड करता है, जो पूरे पाकिस्तान का निचोड़ है। अगर पूरे पाकिस्तान में ये 800 मेगावाट कराची को ना दिया जाए तो पाकिस्तान में कभी भी लोड शेडिंग ना हो, लेकिन उसका आज तक 1 रुपया भी नहीं जमा कराया, जिसकी मालियत 517 अरब रुपए है पिछले 6 से 7 साल की। इसके अलावा मैं आपको यह भी बताता चलूं कि ये मेरे हाथ में नक्शा है, ये कराची का वो नक्शा है जिसके अंदर कराची इलेक्ट्रिक कारपोरेशन की मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज कराची के अंदर मौजूद थी। और आपको ये जान के हैरत होगी कि तमाम प्रॉपर्टीज बेच दी। फैसल साहब, 1 मिनट जरा प्लीज इसको अपने सामने पकड़े नक्शे को। हम जरा कैमरामैन प्लीज हमारे जो कराची में है, आप इस नक्शे पे जूम करें, शक्लों को छोड़ दें प्लीज, आवाम को दिखाएं प्लीज। कैमरामैन फैसल साहब इसको जरा होल्ड करें अपने हाथ पे।
जी कट करें, कराची में करीब लाएं, दिखाएं, करीब लाएं, जाएं, शाबाश, जूम करें और करीब लाएं, ये लाएं, ये दिखाएं, जहां मैंने इसको अंडरलाइन किया हुआ ये जो है, ये है मेमार सोसाइटी के अंदर एक कीमती तरीन प्लॉट जो कि केईसी की मिल्कियत है, जिसको के इलेक्ट्रिक की इंतजामिया ने बेच दिया। और ये है उसका लेटर, रखे यहीं पर, ये के इलेक्ट्रिक की इंतजामिया उसको लेटर लिखती है कि हमें इस प्रॉपर्टी की जरूरत नहीं है, इसलिए हम इसको बेच रहे हैं। और इस तरह कराची के अंदर 217 अरब रुपए की प्रॉपर्टी जो केईएससी की मिल्कियत थी, के इलेक्ट्रिक ने प्राइवेटाइज करने के बाद ये भी बेच दिया। तो मैं आपको बताऊं कि अब तक जो मैं कैलकुलेशन कर चुका हूं वो है 4290 अरब रुपए की करप्शन जो के इलेक्ट्रिक ने की। चूंकि कल राहिल शरीफ साहब ने कहा था कि हम कराची वालों को दहशतगर्दी से निजात दिलाएंगे, तो असल तो मुआशी दहशतगर्दी ये है, पूरे कराची की बिजली को कॉपर से हटाकर एल्युमिनियम के वायर पे दे दिया गया और जहां भी इंजेक्ट करेंगे, ये जब चाहेंगे पूरे कराची की बिजली फूंक देंगे और पूरे कराची को आग में नहला देंगे। और इसका, इस कंपनी का जो मालिक है, जो इस कंपनी को रन कर रहा है, आपको हाल ही में पता चला होगा, सुभान कमर नामी एक शख्स जो हाई ऑफिशियल था इसका, वो गिरफ्तार हुआ। जो लेकिन मुझे एक बात बताएं फैसल साहब, मुझे एक बात बताएं फैसल साहब, मुझे एक बात बताएं, 14 नवंबर 2005 को इस्लामाबाद में होने वाला ये एग्रीमेंट जो है, वो सेल एंड परचेज एग्रीमेंट, वो था केईएस पावर लिमिटेड, हसन एसोसिएट्स लिमिटेड और प्रीमियर मर्केंटाइल लिमिटेड के बारे में दरमियान तीनों को परचेजर के तौर पे लिखा गया। मैं आपको एग्रीमेंट दिखाता हूं आपकी स्क्रीन पे, और हुकूमत पाकिस्तान को सेलर के तौर पे दिखाया गया। अच्छा, फिर उस मुआहदे में विटनेस भी शामिल किए गए। ताबिश गौहर, शेख ताबिश गौहर, एक शख्स था ताबिश गौहर, जो कि अबराज कैपिटल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, अबराज कैपिटल के, बाय द वे ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, बाद में के इलेक्ट्रिक के मालिक बन गए। और ये कैसे मुमकिन है कि एक शख्स जो एक वक्त में ही कंपनी का चेयरमैन भी हो और वो इस कंपनी को खरीदने के मुआहदे के बतौर विटनेस भी शामिल हो? व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर? जी ये बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, और ये एग्रीमेंट मेरे पास है, और इसके अंदर, एग्रीमेंट के अंदर ये जो अबराज कैपिटल है, आप ये दिखाएंगे, ये विटनेस है, ये ताबिश गौहर विटनेस है इसके अंदर, ये दिखाएं आप। अबराज ने तो के इलेक्ट्रिक लिया ही नहीं था, ये तो अल्जोमिया इंटरप्राइजेस ने लिया था, जिसका वाहिद एड्रेस जो है, ये दिखाया आपने, ये विटनेस है ताबिश गौहर जो है इसके अंदर। अच्छा, आपको मैं एक अर्ज करता चलूं कि अल्जोमिया जो है, जो इसकी ओरिजिनल जिसने एग्रीमेंट किया था, जी आपको मैं बताऊं कि अल्जोमिया की जो रजिस्ट्रेशन है वो है कैमन आइलैंड की, जिसके बारे में अक्सर प्रोग्राम आपने किए, जो कि एक यहूदी रैकेट कंपनी है और जो यहाँ पे कंट्रोल करती है। और अल्जोमिया इंटरप्राइजेस के लिए जब हमने कैमन आइलैंड के अंदर तहकीक की, तो आपको ये जान के बड़ी हैरत होगी कि उसकी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ही जाली है। तो पाकिस्तान के अंदर अपने सबसे इक्तिसादी शहर का कीमती खजाना एक ऐसी कंपनी को दिया गया है जिसकी रजिस्ट्रेशन ही जाली है, और ये हाल है, जिसकी डिग्रियां जाली हैं, पता नहीं क्या अपना। एक मिनट राना साहब, ये क्या हो रहा है इस मुल्क में? लेकिन ये जो भी हो रहा है ना, मैं आपको बता दूं, मार्च में मार्च हो रहा है करप्शन के खिलाफ, और 23 मार्च से पहले ये बात, हमारे दोस्त फैसल रज़ा आबदी तो फरवरी से शुरू कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं कह रहा हूं 23 मार्च से पहले आपको पाकिस्तान में एक नया अहद करते हुए लोग नजर आएंगे। करप्शन पे ऐसा मार्च हो रहा है, ऐसी गिरफ्त आएगी 8 मार्च से आप शुरू हो जाएगा। यार ये बूटों वाला मार्च हो तो मजेदार है, वैसे लॉन्ग मार्च अब कोई फायदा नहीं। ये लॉन्ग मार्च नहीं होगा, ये हर करप्ट आदमी पकड़ा जाएगा, चाहे वो किसी भी अरब रियासत से तल्लुक रखता हो, चाहे वो किसी भी अरब रियासत के लिए बतौर अकाउंटेंट काम करने वाले किसी वजीर से तल्लुक रखता हो, चाहे वो पाकिस्तान के हुक्मरानों से हो, चाहे वो अपोजिशन से हो। जो चौधरी निसार ने आज बात कही है ना कि नूरा कुश्ती है, ये नूरा कुश्ती खत्म होगी और बचेगा वही जो करप्ट नहीं होगा। लेकिन आप अपने वजीर आजम के अंदर क्या कहेंगे जिन्होंने 16 पैसे के ऊपर बख्शिश दे दी आपको? मुबारक हो आपको। बात यह है कि जब कौम खामोश होकर बैठ जाए और हर जुल्म को सहना शुरू कर दे, तो फिर हुक्मरान भीख देते हैं, हक नहीं देते। अगर आप इन्होंने हक लेने तो फिर बाहर निकलना पड़ेगा। ये 16 पैसे जनाब शुक्र करें इस कौम को उसने कि तुम भिखारी हो और तुम्हें मैं उतनी भीख दूंगा जिसका तुम हकदार हो। बस इस कौम को जागना पड़ेगा, उस तरह जागना पड़ेगा जिस तरह ये कौम पहले जागी थी अपना हक लेने के लिए। और आप देख लीजिएगा इंशाल्लाह इस कौम को आप जैसे एंकर भी जगाएंगे और पाकिस्तान के बेहतरीन जो सिपहसालार फैसल रज़ा आबदी साहब, मुझे ये साथ ही प्रोग्राम के दौरान एक एप्टमा के एक ऑफिस बेयरर का मैसेज आया, मैं आपको मैसेज पढ़ के सुनाता हूँ, आप बताइएगा मुझे। एज पर नेपरा एवरेज फ्यूल प्राइस फॉर पावर जनरेशन ₹5, इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ ₹12 फॉर जनवरी अगेंस्ट ₹12.16 फॉर दिसंबर। यानी उन्होंने फ्यूल एडजस्टमेंट जो करनी थी उसकी बात हो रही है। टैरिफ रिडक्शन अनाउंस्ड बाय पीएम फ्रॉम जनवरी ऑनवर्ड्स वाज ₹3, यानी ₹3 उन्होंने अनाउंस की थी फॉर द इंडस्ट्री, व्हिच हैज बीन एडजस्टेड इन फ्यूल एडजस्टमेंट एंड नेट डिक्रीज इन टैरिफ विल ओनली बी 16 पैसा पेड
एंड नॉट ₹3। जब आपका वजीर आजम झूठ बोल रहे हैं इस बात पे फैसल रजा आब्दी, तो पूरी कौम तो झूठी लगेगी हर एक के सामने। ऑफ कोर्स लगेगी। उसकी वजह यह है कि 800 मेगावाट और पहले 600 मेगावाट जो है तो कराची के शहरियों को एक रियायत दी गई थी। इसके अलावा 73 अरब रुपए की सब्सिडी हर साल दी जाती है, जिसकी मालियत 400 अरब रुपए की सब्सिडी इन्होंने हासिल कर ली। 600 मेगावाट इसलिए दिया जाता है कि कराची की आवाम को यह सहूलत दी जाए, लेकिन कराची की आवाम को तो कोई सहूलत नहीं दी गई। ऊपर से ऑपरेशन बर्क नामी एक प्रोजेक्ट शुरू कर दिया। मैं आज जनरल राहिल शरीफ साहब से पूछना चाहता हूं कि क्या ये पाकिस्तान के अंदर जो कंपनी एसेट्स की मालिकी नहीं थी, उससे कम से कम यह तो पूछा जाए कि 800 अरब रुपए का कॉपर किधर रखा हुआ है। अगर रखा हुआ है तो चले, मैं और मुबश्शिर भाई और कल राना साहब तीनों चलते हैं, हमें इंस्पेक्शन करा दिया जाए, मैं हाथ जोड़ के माफी मांग लूंगा। लेकिन अगर नहीं है तो फिर आप ये जान लें, सुबान कमर जैसे लोग, के इलेक्ट्रिक के काजी तमीज जैसे लोग, तैयब तरीन जैसे लोग और उसामा कुरैशी जैसे लोग ही असल दहशतगर्दों के सरपरस्त और सरगना है। और यह पैसा यहां पर दहशतगर्दी के लिए दिया गया लश्कर जंगवी को, तहरीक तालिबान पाकिस्तान को और दाश के मुख्तलिफ मदारिस को। और इसको मैं साबित करूंगा क्योंकि मेरे पास इनकी वो कन्वर्सेशन रिकॉर्डिंग मौजूद है। अगर मैं आज आपके सामने बैठा होता तो मैं आपको बताता कि वजीर आजम और इसहाक डार का इनका क्या ताल्लुक है। बाइको कंपनी पूरा ऑयल खरीद रही है के इलेक्ट्रिक का, और के इलेक्ट्रिक इंपोर्ट कर रही है रियायती कीमतों पे बाहर से यहां पे बिजली की जनरेशन के लिए। तो हम इतनी सारी बातों के अंदर अगर यहां पे खुल के आ जाए और पाकिस्तान के अंदर अगर 2 करोड़ और 4 करोड़ रुपए के चोर को आप पकड़े और 4290 अरब रुपए के चोर को इस तरह खुला छोड़ दिया जाए, जिसके अंदर इस सूबे का वजीर आला भी मुलविस है, इसके वजीर भी मुलविस है, इस सूबे का IG सिंध तक मुलविस है इस चोरी के अंदर, और कोई हाथ ना डाले तो फिर आंख हो जल पहाड़ हो जल है। फिर पाकिस्तानी कौम भरती रहे 35,000 रुपए बिल। काश अल्लाह ताला मुझे अफगानी बना देगा, मैं 300 रुपए बिल भर के 4 AC भी चलाऊं, फैक्ट्री भी चलाऊं, दुकान भी चलाऊं। मुझसे अच्छा तो मेरा अफगानी बाशिंदा हो गया ना। मैं पाकिस्तानी बाशिंदा किस लिए बैठा हूं यहां पर पाकिस्तान में। कराची के लोगों से यह जुल्म किया जा रहा है कि जो HC हुक कनेक्शन, कुंडे के कनेक्शन आपने दिखाए हैं, अगर आप इनकी फाइनल रिपोर्ट देखें तो उसके अंदर 25% लाइन लॉसेज शो किया है जो कुंडे का कनेक्शन है। लेकिन हर कुंडे के कनेक्शन का ना सिर्फ बिल लिया जाता है बल्कि मैनेजमेंट के जाती अकाउंट में जाया जाता है, जो कि 73 अरब रुपए हर माह जा रहे हैं। तो पाकिस्तान के अंदर इतनी खुली डकैती पे जिस कंपनी की रजिस्ट्रेशन ही जाली है। मेरे पास क्या काम किया है वाने सदर और आपकी हुकूमत ने। डिटेल्स मौजूद हैं, ये कुंडों के पैसे जो और ये जो खाए जाते हैं अरबों रुपए में। अगर आप सवाल जनरल राहिल शरीफ से ही पूछ रहे हैं तो एक सवाल फिर मैं भी आज जनरल राहिल शरीफ से पूछ लेता हूं कि अगर इस मुल्क में सही करप्शन हुई है जी, तो वो की है इफ्तिखार चौधरी ने, जनरल कियानी ने और फखरुद्दीन इब्राहिम ने। सबसे पहले तो इन तीनों का एहतसाब होना चाहिए ना, फिर किसी और का होना चाहिए। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और राना अजीम साहब, ये मुझे बताएं, कराची इलेक्ट्रिक कंपनी की करप्शन का कौन नोटिस लेगा? मैं कह रहा हूँ बिल्कुल होगा। आप देखते तो जाए, मार्च है ना, ज्यादा दूर नहीं। आप इतने अर्से से प्रोग्राम कर रहे हैं, चीख रहे हैं, हर रोज जगाने की कोशिश करते हैं। आब्दी साहब ने तो कहा ना फरवरी, मैं कह रहा हूँ 8 मार्च का दिन याद रखिएगा और 23 मार्च तक आप देखिएगा, इंशाल्लाह ये सब पकड़े जाएंगे। मुझे अभी ब्रेक में आप गवाह हैं, नसरीन परवेज साहिबा का फोन आया था कि जी वो फखरू भाई का नाम क्यों लिया, वो तो मासूम है। फखरू भाई मासूम है तो मैं न्यूक्लियर साइंटिस्ट हूँ नसरीन परवेज। फैसल रजा आब्दी, और कौन कौन मासूम है यहाँ पे? मुझे हमाम में सारे अपना जो है ना वो एक जैसे ही नजर आ रहे हैं। सियासतदान सब मसरूम है। और चले मैं आपको एक आज मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ। ये है एक एलिगेशन ऑन, आप बोल टीवी को यहाँ पे डिस्कस करते रहे, आपने उसके लिए आवाज उठाई। अब मैं आपको बताता हूँ कि उस पर एलिगेशन ये था कि कोई पैमरा लॉ के तहत कोई भी बैरूनी पाकिस्तानी ड्यूल नेशनल जो है वो यहाँ पे टेलीविजन को नहीं ऑपरेट कर सकता। और इस सिम के अंदर आपने देखा, और आपको ये जान के बड़ी हैरत होगी, कल आपके प्रोग्राम के अंदर मैंने पाकिस्तान के एक अहम तरीन ओहदेदार के बारे में आपको बताया कि वो ड्यूल नेशनल है और कनाडा का नेशनलिटी होल्डर है पाकिस्तान के साथ, स्टेट बैंक। अब उसके अंदर मैं आज आपके सामने, जी हाँ, मैं स्टेट बैंक के गवर्नर की बात कर रहा हूं आपके सामने। अब मैं आपको ये वाज़े तौर पे बताता चलूं कि वो ना सिर्फ कनाडा के नेशनलिटी होल्डर हैं, बल्कि आज मैं आपके सामने एक और चीज पेश कर रहा हूं, और वो कानून पेश कर रहा हूं क्योंकि मैं बगैर कानून के बात करने का आदी नहीं हूं। ये कानून है बैंक नेशनलाइजेशन एक्ट 1974। अब इसके तहत इसकी जो प्रोविजन नंबर 11 है वो कहता है कि जर्नल परसेप्शन
pertaining to of managements of banks, ये है इसका आर्टिकल। इसके सब सेक्शन जब आप 12 में जाएंगे तो इसके अंदर वाजे तौर पे मुबशिर भाई ये इसके अंदर लिखा है कि नो पर्सन शैल बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज द चेयरमैन, द प्रेसिडेंट और अ मेंबर ऑफ द बोर्ड इफ ही इज नॉट सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। आर्टिकल 5 के साथ जब आप मिला के पढ़ेंगे तो मैं बायसियत एक सेनेटर और साबिक पार्लियामेंटेरियन ये पूछने का रवादार हूं कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट से ड्यूल नेशनलिटी के ऊपर सैकड़ों हजारों आवाजें उठी और दर्जनों अरकान असेंबली को फारिग कर दिया गया, जबकि तमाम बैंक जिसको हेड करता है स्टेट बैंक, जहां से सिक्का जारी होता है, उसका जो हेड है वो जो चीचा वतनी से ताल्लुक रखते हैं वो ड्यूल नेशनल है, उनके पास कनाडा की भी नेशनलिटी और पाकिस्तान की भी है। तो ये धोरा मेयार धोरा आप मासूम आदमी है। असल में आपको मैं एक बात बताता हूं, अभी आपने कहा बोल टीवी कह के आप आगे निकल गए। अब मैं आपको बोल की कहानी का एक रुख सिर्फ बताता हूं, मैं क्योंकि वो तो सब्जेक्ट नहीं आज, मैं आपको एक रुख बताता हूं। मुझे आप बताइएगा कि वो इंसाफ कहां से लें कि 8.5 महीने हो गए बोल टीवी के ऊपर कोई चार्जशीट नहीं, लेकिन पूरा मीडिया ट्रायल हुआ और जो FIA के एहलकार थे उन्होंने आके जो नारे मारे 72 घंटे के अंदर कि जी हमारे पास 80% सबूत आ गया, ये आ गया, वो आ गया, अल्लड़म पल्लड़म। अब 3 दिन से आप देख रहे होंगे, पिछले 3 दिन से कि मुख्तलिफ चैनल्स पे और अखबारों पे उनके खिलाफ एकदम से दोबारा ताजा दम आ गई हैं। अच्छा, बिल्कुल डॉन टीवी कितना मोतबर नाम है पाकिस्तान का, अखबारों में अगर कहा जाए तो सबसे मोतबर शायद डॉन अखबार जो है वो नाम है। डॉन अखबार ने उनके ऊपर एक स्टोरी छापी कुछ 4 दिन पहले, बोल वालों ने उसका एक रिबटल उनको दिया, लेकिन डॉन में इतनी वो नहीं थी अपना यानी मैं कहूंगा कैरेक्टर कि वो पूरा रिबटल छाप देते और उसी जगह पे छापते जहां पे उन्होंने इल्जाम छापा। उन्होंने सफा नंबर 5 में अंदर करके उसको एडिट करके डज करके लगा दिया कि गोंगलुओं से मिट्टी हमने जड़ दी। यही अब बाकी चैनल से भी शुरू हो गया। प्रॉब्लम यह है कि जो आम आदमी को नहीं पता कि अभी तक इस केस के ऊपर 6 जजेस, 16 वकील और पता नहीं कितने लोग तफ्तीश वाले तब्दील हो चुके हैं। अब जब इतनी फ्रीक्वेंटली जजेस भी तब्दील हो रहे हो और वकीलों को बार बार आप बदल रहे हो, अदली बदली कर रहे हो गवर्नमेंट की तरफ से, एक आदमी इंसाफ कहां लेगा? 8000 अफराद अभी तक बेरोजगार है, जो जेल में वो तो जेल में, उनको तो छोड़ दें। और इस मुल्क में ये चोरियां हो रही हैं, मैं इसका बता रहा हूं। आपका वजीर आजम ने झूठ बोला 16 पैसे की आपको बख्शिश देके, और आप एक बोल 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 करी जा रहे हैं। अरे यार, बोल तो शुरू भी नहीं हुआ था, उसको आप उससे इतना डर गए, खुदा ना खास्ता हो जाता तो पता नहीं कितने लोगों ने खुदकुशी कर लेनी थी। क्यों राना साहब? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी। फैसल साहब आप बताएं मुझे, आप इतने जजेस तब्दील हो गए किस खाते में? तो मैं आपसे वही तो अर्ज कर रहा हूं कि आपको मैं ये यकीन करें कि 6 महीने हो गए यही अवाम पाकिस्तान को समझाते हुए कि ये जो हर घर जो है, अच्छा और भी छोड़े, एक और मजे की बात बताता हूं, 15 पैसे फी यूनिट कराची की आवाम से चार्ज किया जाता है। वो किस मद के अंदर चार्ज किया जाता है? के इलेक्ट्रिक की तनख्वाहें देने के लिए। 10,000 ऑफिशियल वर्कर्स को लात मार के निकाल दिया गया जो टेक्निकल वर्कर्स थे, और टोटल चोर भर्ती कर लिए जो कि सियासी जमातों के रिकमेंड किए हुए थे, जिसमें पीपल्स पार्टी भी है, PMLN भी है। हाल ही में इसहाक डार ने 50 मिलियन का मुआहदा इसी के इलेक्ट्रिक से किया HDS ग्रुप के साथ, अमेरिका में जाके, और पैसा वसूल किया। और अब उसके 60% जो शेयर्स हैं वो HDS ग्रुप लेके चला गया। ये इसहाक डार जहां पे भी नजर आए तो आप समझ जाएं कि पाकिस्तान की कोई भी अरबों रुपए की चीज टकों में ये खरीदने जा रहे हैं। हाल ही के अंदर इसी तरह का एक बैंक जिसका नाम KSB बैंक था, उसको 1000 रुपए में खरीद लिया गया। इनसाइडर ट्रेडिंग के ऊपर आपने एक बड़ा मशहूर प्रोग्राम भी किया जिसके अंदर मुफ्ता इस्माइल को बाकायदा मेंशन किया। अगर आज मेरे सामने होते तो मैं आपको ये डॉक्यूमेंट्स भी दिखाता। अब मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूं, और कल भी मैंने आपसे ये गुजारिश की कि पाकिस्तान का स्टेट बैंक बैरूनी दुनिया से जो पैसा उठाता है कर्ज की सूरत में, उसमें 7% के ऊपर वो कर्जा लिया करता है, जबकि इसी तरह इस्लामी बैंक को 0.01% पे दिया KSB को, 0.01% पे। जी KSB को तो 1000 रुपए में दिया, लेकिन ये जो कर्जा दिया इस्लामी बैंक को जिसने KSB को खरीदा है, उसको कर्जा दिया है 20 अरब रुपए में। और मैं आपके सामने में एक साइबर नेट बैंक, चाइना का बैंक है जिसने पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट की। KSB वो वाहिद बैंक था जिसमें चाइनीज अवाम ने 5 अरब रुपए के 10,000 शेयर खरीदे थे। पाकिस्तान की अपनी आवाम के 12,000 शेयर उसके अंदर 6 अरब रुपए के मौजूद थे। जो सुबह सो के उठे तो एक पैसे का भी शेयर नहीं रहा। पाकिस्तान के अंदर इस खुली बदमाशी को, पाकिस्तान में आर्टिकल 24 और 23 की खुली खिलाफ वर्जी पे आप मुझे बता दें मैं किस अदालत के अंदर जाऊं? पाकिस्तान में किस
अदालत के अंदर इंसाफ है मुबशिर भाई? यहां पर तो आप अरबों रुपए की अपनी जायदाद बनाओ, साल लगकर मेहनत करके, और सुबह इसहाक डार एंड कंपनी एंड एचडीएस ग्रुप जो है उसको टकों के अंदर खरीद के बदमाशी से लेके निकल जाए, जिसके ऊपर कैमरा हथौड़ा लेके खड़ा हो, अगर किसी प्रोग्राम के ऊपर आप ये आवाज उठा लो तो ये तो आंख ओझल पहाड़ ओझल है। पाकिस्तान में जुल्म की दास्तान है। जनरल राहिल शरीफ साहब जिस तरह राणा साहब कह रहे हैं कि मार्च के अंदर आपको नजर आएगा, मैं कह रहा हूं मार्च तक तो कितने पाकिस्तानियों के दम घुट जाएंगे। फिर एक बार गर्मियों की आमद है, इस मर्तबा क्लाइमेटिकल चेंज जो है वो इसको इंक्रीज करेगा इस गर्मी को। और पाकिस्तान में 4000 लाशें हमने पहले बुक दी, जिसके अंदर मैं आपको के इलेक्ट्रिक के एक जिम्मेदार का ऑफिशियल बयान दिखाऊंगा कि वो कहते हैं मरते हैं तो मर जाए, इनके पीछे कौन था। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि अब आने वाली तादाद में हजारों हलाकतें रोकना चाहती है तो पाकिस्तान के अंदर इस कैमन आइलैंड के रैकेट और अबराज ग्रुप जो कि टोटल इंडियन रॉ पे बेस करता है उसको गिरफ्तार किया जाए। कब होगी ये गिरफ्तारी? कब होगी ये गिरफ्तारी? ये मैं कह रहा हूं, ये आप देख लीजिएगा, मैं क्या 23 मार्च तक आप कहेंगे यार वाकई पाकिस्तान में पहली दफा कोई एहतसाब हुआ। आप जहां तक करप्शन की बात कर रहे हैं ना, मुझे बताएं, परवेज रशीद थे, एक ही सवाल पूछा था एक रिपोर्टर ने, नसीबुल्लाह लाही ने, कि जनाब ये बताएं कर्जदारों स्कीम के जो पैसे थे मुल्क सवारों वो कहाँ गए हैं? तो परवेज रशीद ने जो कहा आपको बताइए कि आप किस इदारे से तल्लुक रखते हैं, किसने आपको रखा है? करप्शन के मतलब ये सवाल तो परवेज रशीद से पूछना चाहिए। और मुझे शर्म आ रही है, माजरत से कह रहा हूं, मेरी बरादरी के लोग हैं इस्लामाबाद में बैठे हुए, उनको चाहिए था ना सिर्फ उसको बाइकआउट करते और इसके खिलाफ एक एजिटेशन करते कि अगर एक वजीर इत्तलात वहां पे खड़ा होकर सहाफी से ये उसे धमकी दे रहा है, तुम्हें किसने रखा, कौन से दायरे में तुम काम करते हो, तुम्हें सवाल पूछना नहीं आता, फलां नहीं, उसने पूछा गया, करप्शन पे पूछा ना। जब आप टीवी पे बैठ के सब करप्शन, इनको बर्दाश्त नहीं है। और फिर आप जेहन में रखिएगा, पाकिस्तान की अवाम जो है, जो हर रोज यहां पर एक ही उम्मीद लगा के बैठी है कि अगर राहील शरीफ ने कंप्रोमाइज नहीं किया अपनी नौकरी पे, उन्होंने कहा जाने दे भाई, ले सकते थे, तो फिर अगर वो करप्शन पे भी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। हालत तो ये है माजरत के साथ, मैं अभी पूरी स्टोरी नहीं बताऊंगा आपको या फैसल साहब को या लोगों को, लेकिन मैं आपको हिंट एक दे देता हूं कि कितने शरीफ आदमी है। मैं समझता था यार ये बड़ा ऑनेस्ट और शरीफ आदमी है जिसका नाम सदीकुल फारूक है। उनके मुतालिक आज मुझे पता चला जो, और मेरे पास जो एविडेंस आया, फैसल अज़ादी साहब अलमान अल हफीज, अगर ये लोग शरीफ हैं और ये वाकई मुसलमान है तो फिर अल्लाह ताला मुझे माफ कर दे, मैं तो बाकी गुनाहगार आदमी हूं। यानी इनके करतूत ऐसे, और यानी मैं बताऊंगा 2 दिन में इंशाल्लाह, मैं एविडेंस के साथ ये प्रोग्राम लेके आ रहा हूं। सदीकुल फारूक साहब सब्र करिएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सदीकुल फारूक साहब ने जो पाकिस्तान में उन सिखों के साथ जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, मस्तान सिंह वगैरह के साथ जो कर रहे हैं, वो एक ऐसी चीज है जो पाकिस्तान के खिलाफ नफरत फैलाने वाली है। आप मेरे साथ खड़े होंगे इन सिख भाइयों के लिए? खड़े, हम बिल्कुल खड़े होंगे। और मैं, क्योंकि मैंने फैसला किया कि मैं उनके साथ खड़ा हूं। मैं सदीकुल फारूक की वो चीजें सामने लाऊंगा। बड़े, मैं तो समझता था कि वो साफी रहे हैं, बड़े ठीक हैं, एक वर्क कर रहे हैं, लेकिन मैं सामने लाऊंगा कि सदीकुल फारूक साहब कहां पे क्या क्या कंप्रोमाइज किए हैं। साफी तो कासमी साहब भी हैं यार, क्या बातें कर रहे हैं आप? मुजीबुर रहमान शामी साहब भी हैं, अल्लाह रहम करे, कासमी साहब, चेयरमैन पेमरा भी हैं, और बहुत से हैं। नहीं, चेयरमैन पेमरा साफी नहीं है, वो तो एनजीओ के मालिक है, लेकिन बन के तो खाते में तो साफियों के जी। फैसल साहब, योर क्लोजिंग कमेंट सर, ये कराची इलेक्ट्रिक के ऊपर मुझे बताएं। जी, मैं आपसे गुजारिश करूं कि राणा साहब भी मौजूद हैं और आप भी मौजूद हैं। ये जो पैमरा पाबंदियां लगा रही है आप लोगों पे हक बात बोलने पे, और जो आपको तंगियों का सामना है, आप बेफिक्र रहें। इस कानून की नवाज शरीफ को आने वाले दिनों में बड़ी जरूरत पड़ने वाली है, बहुत जरूरत पड़ेगी इस कानून की नवाज शरीफ को। और नवाज शरीफ के साथ वो होगा इंशाल्लाह कि फिर इसके लिए आवाज उठाने वाला गली कूचों में कोई नहीं होगा। आवाजें हक को दबाने की जब भी कोशिश करेंगे तो ये हक की आवाज गली कूचों से निकलेगी। और आपका मेरा वादा है, और राणा साहब का भी अब वादा हो गया कि गली कूचों के अंदर मैं आपकी सरबराही में निकलूंगा। आप जब आवाज देंगे पीआईए की प्राइवेटाइजेशन को रोकने के लिए, स्टील मिल की प्राइवेटाइजेशन को रोकने के लिए, आ रहा हूं, और मुझे दुख इस बात का है कि पीआईए की मुख्तलिफ यूनियंस के अफराद जो हैं वो बिक गए हैं इनफरादी तौर पर। ये मुझे दुख। अरे मैं आपको एक हदिया कर रहा हूं। ये जैक पाई का एक मुआहिदा है जो साबिक वजीर दिफा के साथ है, जो पिछला इजाज हारून और मेरे खिलाफ एक हड़ताल हुई थी, और उसके अंदर ये मैं आपको अभी डिस्पैच कर रहा हूं कि इसके अंदर किस किस ओहदों के ऊपर ये पीआईए के ये कप्तान बिके थे और ये यूनियन के ओहदेदार बिके थे। तो आपकी बात बिल्कुल 100% प्रूफ है कि ये बिकाऊ माल थोड़ी रोकेंगे पीआईए को। अभी तक तो ये हड़ताल पे नहीं आए। और मैं फिर एक बार कहूंगा, एयर लीग वाले आपके 4 लोग हैं, एयर लीग के हमारी मां की फैसल अज़ादी माजद के साथ एयर लीग के 4 अफराद हैं जिन्होंने प्लॉट ले लिए हैं। अब मैं इसीलिए कह रहा हूं पीआईए के लोग इन्हीं का नारा उठाएं जो 2011 में था टीके पीके के वक्त, के पीआईए हमारी मां की जैसी, मां का सौदा। ठीक है, बात ये है, अब तो टीके पीके नहीं है ना, अब तो टीके पीके नहीं है, अब तो इत्तेहाद है।
अब तो पूरा ही गया, अब तो पूरा गया, अब तो ये पूरा पीआईए बेच दिया। और आपकी बात सही है, चंद टकों के एवज बेचा है, हालांकि कुल प्रॉपर्टी 5 बिलियन है पीआईए की, 5 अरब डॉलर प्रॉपर्टी है पीआईए की। फैसल रज़ाब्दी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलते चलते आपको मैं एक बात बताऊं कि करप्शन की इतनी होशरुबा दास्तानें एकदम से सामने आना शुरू हुई हैं कि अलमान अल हफीज़, यकीन नहीं आता कि हम इंसान हैं और हमारी भूख और हमारी हवस जो है वो ख़त्म नहीं होती। मैंने बहुत पहले पीटीवी का एक ड्रामा देखा था वारिस, उसमें अमजद इस्लाम अमजद ने एक डायलॉग लिखा था चौधरी हशमत के लिए। चौधरी हशमत जो है वो अपने पोते को, अनवर अली को, कह रहे होते हैं कि पुत्र अनवर, ये जो पैसा है ना, ये चिलगोज़े की तरह होता है। जब आदमी खाना शुरू करे ना, ना दिल भरता है, ना पेट भरता है, ना नीयत भरती है। तो लगता है कि यही लानत जो है हमारे हुक्मरानों को और इक़्तिदार के ऊपर लोग काबिज़ जो हैं उनको ये लग गई है कि उनको समझ नहीं आ रही कितना पैसा, कितनी हवस, कितनी पावर, कितना काफ़ी है उनके लिए। अगर वो दिनों में इसको हिसाब करें तो उनको करोड़ करोड़ रुपया खर्च करेंगे तो इनके अगले कई सौ साल पैसे नहीं ख़त्म होने। खुदा के लिए अब तो इस मुल्क को बम्बोड़ना छोड़ दो। हमारा काम आप तक पहुँचा देना है फैक्ट्स, हमारा काम आवाज़ देना है, हमारा काम गिरफ्तार करना नहीं है, हमारा काम सज़ा देना नहीं है। लेकिन वो जैसे कहा ना कि मुझे हुक्म अज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह।